डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं द बर्थडे पार्टी। बर्थडे पार्टी को टाइटल को देखने से ही पता चलता है कि हम किसी बर्थडे पार्टी को आई थिंक सो डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन नहीं। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी का सबसे खुशी वाला दिन यानी आपकी बर्थडे अचानक एक भयानक डरावने ख्वाब में बदल जाए, नाइटमेयर में चेंज हो जाए। वीवर्स, हेरोल्ड पिंटर का ये शाहकार ड्रामा हमें एक ऐसे ही खौफनाक मोड़ पर ले जाता है जहां अल्फाज के पीछे छुपी खामोशी तशद्दुद से ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट लेते हैं। टाइटल द बर्थडे पार्टी, राइटर हेरोल्ड पिंटर, पब्लिश्ड 1959, प्रीमियर्ड अप्रैल 28, 1958, आर्ट्स थिएटर एंड कैम्ब्रिज, लिटरेरी पीरियड पोस्ट वॉर, ब्रिटिश ड्रामा हैश पोस्ट मॉडर्निज्म। वीवर्स, द बर्थडे पार्टी हेरोल्ड पिंटर का सबसे पहला फुल लेंथ प्ले और ड्रामा है, और ये कंप्लीटेड भी है, और ये इनके सबसे ज़्यादा पेश किए जाने वाले और पढ़े जाने वाले टैलेंट्स में से एक है। ये कॉमेडी ऑफ मैनस की बेहतरीन मिसाल है। कॉमेडी ऑफ मैनस क्या होती है? जिसमें एक ऑर्डिनरी सिचुएशन हो, आम सी सूरत हाल हो, लेकिन उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता दहशत, साइकोलॉजिकल हॉरर और इस तरह की डरावनी चीज़ें ऐड कर दी जाएँ तो हम उसे कहते हैं कॉमेडी ऑफ मैनस। जैसे कि यहाँ पर एक ऑर्डिनरी सी सिचुएशन होगी बर्थडे पार्टी में, समंदर के किनारे एक बोर्डिंग हाउस में किसी की बर्थडे मनाई जा रही है, लेकिन वीवर्स वहाँ पर आइडेंटिटी का मसला पैदा हो जाएगा, इक़्तिदार का मसला पैदा हो जाएगा, और जो हमारी लैंग्वेज है वो अनयूजुअल होती जाएगी। और ये सारे टॉपिक्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं? कॉमेडी ऑफ मैनर्स को। मूविंग ऑन, अपना इंट्रोडक्शन कंप्लीट करते हैं। योंड्रा, कॉमेडी ऑफ मैनर्स एंड थिएटर ऑफ absurd, सेटिंग अ लिविंग रूम इन अ रन डाउन सी साइड बोर्डिंग हाउस इन इंग्लैंड, यानी समंदर के किनारे इंग्लैंड में एक बोर्डिंग हाउस में बर्थडे मनाई जा रही है। स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इस ड्रामा के 3 एक्ट्स हैं। आई नो व्यूवर्स, आपके लिए थिएटर ऑफ absurd और कॉमेडी ऑफ मैनर्स कुछ व्यूवर्स के लिए बिल्कुल न्यू हो सकता है, सो हम इसको भी डिस्कस करते हैं। थिएटर ऑफ absurd, absurd कहते हैं व्यूवर्स बेमायनी को, ऐसी चीज़ जिसका कोई मतलब ना हो। ये ड्रामा की वो किस्म है, थिएटर ऑब्जर्व ड्रामा की वो किस्म है जिसमें ज़िंदगी को बेमकसद और मीनिंगलेस दिखाया जाता है। इसमें कहानी का कोई क्लियर इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन नहीं होता, और जो डायलॉग्स कैरेक्टर्स आपस में बोल रहे होते हैं वो भी लॉजिकल नहीं होते। ये इस एहसास को सिंबलाइज करता है कि इंसानी वजूद का कोई ख़ास मतलब नहीं है और कायनात एक पहेली की तरह है। अब डिस्कस करते हैं कॉमेडी ऑफ मैनस। कॉमेडी ऑफ मैनस ऐसा मजाक जिसमें खौफ भी शामिल हो। इससे मुराद ऐसा ड्रामा है जहां हंसी और खौफ साथ साथ चलते हैं। इसमें कंडीशन बज़ाहिर ऑर्डिनरी या मज़ाहिया होती है, लेकिन पसे पर्दा किसी अनजाने ख़तरे, तशद्दुद या दहशत का एहसास मुसलसल मौजूद रहता है। देखने वाला ये समझ नहीं पाता कि वो इस सूरत हाल पर हंसे, डरे या फिर रोए। अब हम वन बाय वन अपने थीम्स को डिस्कस करेंगे, अपने ड्रामा के थीम्स को। फर्स्ट वन इज़ टेरर एंड मैनस, खौफ और दहशत। बज़ाहिर आम हालात में छुपा हुआ वो अनजाना खौफ जो किसी भी वक्त तशद्दुद में बदल सकता है। लॉस ऑफ आइडेंटिटी, अपनी शनाख्त को खो देना बैरूनी ताकतों के ज़रिए यानी एक्सटर्नल पावर्स के थ्रू। इंसान की ज़ाती पहचान, पर्सनल आइडेंटिटी का छीन लिया जाना और इसे बेबस कर दिया जाना। थर्ड वन इज़ द एम्बिग्विटी ऑफ लैंग्वेज, ज़ुबान का क्लियर ना होना, अल्फाज का इस्तेमाल सच बताने की बजाय दूसरों को उलझाने और डराने के लिए इस्तेमाल किया जाए। फोर्थ वन, इंट्रूजन ऑफ अथॉरिटी, इक़्तिदार की मुदाखलत, किसी नामालूम ताकत या इंस्टीट्यूट का फ़र्द की पर्सनल ज़िंदगी में ज़बरदस्ती दाखिल होकर इसे कुचलना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द पास्ट एंड मेमोरी, माजी और याददाश्त, माजी का गैर यकीनी होना, समझ में नहीं आना अपने पास्ट का, जहाँ किरदार की याददाश्त, उनकी मेमोरी कंट्रास्टिव है और नाकाबिले एतबार होती है, यानी उन्हें अपने माजी और अपनी याददाश्त पर खुद ही भरोसा नहीं रहता। अब हम वन बाय वन अपने कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है पैटी बॉल्स। पैटी मैग का शोहर है और साहिल पर यानी समंदर के किनारे कुर्सियां लगाने का काम करता है। वो एक पुरसकून और खामोश तबीयत का इंसान है जो लड़ाई झगड़े से दूर रहता है। ड्रामे के आखिर में
वो स्टैनले को बचाने की थोड़ी-सी कोशिश करता है। स्टैनले कौन है? एक कैरेक्टर है, आगे चलकर डिस्कस करते हैं। वो स्टैनले को बचाने की थोड़ी-सी कोशिश करता है और इसे कहता है कि किसी को अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला मत करने देना, लेकिन वो इसे बचाने में नाकाम रहता है। मैकबॉल्स बोर्डिंग हाउस जहाँ पर बर्थडे मनाई जा रही है, समंदर के किनारे उसकी मालकिन है, ओनर है, और पैटी बॉल्स जो कैरेक्टर हमने अभी पीछे डिस्कस किया है उसकी वाइफ है। इसकी शख्सियत बच्चों जैसी है और वह स्टैनले के साथ हद से ज़्यादा शफकत यानी बहुत ही प्यार से और कभी कभी अजीब रवैया रखती है। वो अपने इर्द गिर्द मौजूद खतरे और हकीकत से बिल्कुल बेखबर रहती है और हमेशा अपने मेहमानों को खुश करने की कोशिश करती है। अब बारी आती है स्टैनले वेबर की, आखिरकार जिसको हम पहले कैरेक्टर से ही डिस्कस करते आ रहे हैं। सो वीवर स्टैनले इस ड्रामे का सेंट्रल कैरेक्टर है यानी प्रोटैगनिस्ट है, जिसके इर्द गिर्द सारी कहानी घूमती है। वो एक पियानो बजाने वाला है जो अब सस्ती और गंदगी की हालत में इस बोर्डिंग हाउस में रहता है। उसकी हालत ऐसी क्यों हुई, किस वजह से वो इस हालत में आ पहुंचा, वो हम आगे अपनी समरी में ज़रूर डिस्कस करने वाले हैं। वीवर्स स्टैनले वेबर ज़हनी तौर पर गैर मुस्तहकम यानी कि जो उसकी माइंड का लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है और वो खौफज़दा भी रहता है। और आखिरकार एक्सटर्नल पावर्स कौन से कैरेक्टर रिप्रेजेंट करेंगे? गोल्डबर्ग और मैकहैन के हाथों जहनी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनकर अपनी आइडेंटिटी को ही खो देता है। अब आते हैं मैककेन। हम इसको ऐसा कैरेक्टर कह सकते हैं जो फसाद की जड़ है। ये रिप्रेजेंट करता है आउटर एक्सटर्नल पावर्स को, जो ज़बरदस्ती लोगों की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करती हैं और उनको इस काबिल बनाती हैं कि वो खुद ही यू नो ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या हमारा पास्ट माजी हमारे साथ लिंक्ड भी है या नहीं, या जो याददाश्त मेमोरी हमारे पास है वो हमारी अपनी है भी या नहीं। सो वीवर्स मैककेन एक ब्रूटल और नर्वस आयरिश किस्म का इंसान है। जो गोल्डबर्ग का साथी है वो भी इसी की तरह सही है। जो गोल्डबर्ग है वो एक नामालूम तंजीम इंस्टीट्यूट का हिस्सा है जो तशद्दुद के ज़रिए अपना काम निकलवाती है। आजकल भी कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट काम कर रहे हैं। सोचते हैं कि जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उसको टेढ़ा करना पड़ता है। तो वीवर्स ये जो दो करेक्टर्स हैं वो इस टाइप के करेक्टर्स हैं। वो बहुत घबराया हुआ रहने वाला कौन? गोल्डबर्ग, लेकिन जिस्मानी तौर पर ताकतवर है और गोल्डबर्ग के हुक्म पर अमल करने वाला एक सिपाही की तरह काम करता है। मैककेन किसके ऑर्डर्स को फॉलो करता है? गोल्डबर्ग को। और ये दोनों एक्सटर्नल पावर्स के तौर पर काम करती हैं जो लोगों को तबाह और बर्बाद करके अपनी पावर्स और अपना डंका मनवाने पर यकीन रखती हैं। अब बात करेंगे लोलो के बारे में। लोलो एक यंग और अट्रैक्टिव गर्ल है जो अक्सर इस बोर्डिंग हाउस में आती जाती है। शुरू में वो स्टैनले वेबर में दिलचस्पी दिखाती है, लेकिन जल्द ही गोल्डबर्ग की बातों में आ जाती है। वो ड्रामे में मासूमियत की सिंबल है कौन? लोलो, जो इन पुरअसरार मिस्टीरियस मर्दों के आने से मुतासिर होती है और आखिर में गोल्डबर्ग के रवैये से खुद को इस्तेमाल शुदा महसूस करती है, क्योंकि गोल्डबर्ग ही वो मास्टरमाइंड है जो सब करेक्टर्स के साथ इस प्ले में प्ले करता हुआ नजर आएगा। समरी स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं कि इस ड्रामा के 3 एक्ट हैं, तो एक्ट 1 का स्टार्ट करते हैं, जिसको हम टाइटल दे सकते हैं खौफ का आगाज़। कहानी का मंजर। कैसे स्टार्ट होती है कहानी? ड्रामा एक यूजुअल आम सुबह से शुरू होता है। मैग और पैटी नाश्ता कर रहे हैं। मैग और पैटी कौन है? हस्बैंड और वाइफ हैं। वो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। मैग एक मासूम और सादा तबीयत की औरत है जो स्टैनले वेबर, जो उनके यहाँ अकेला किराएदार है, उसका बहुत ख्याल रखती है, लेकिन इसका तरीका थोड़ा अजीब और ज़रूरत से ज़्यादा प्यार दिखाने वाला है। किसका? मैग का। अब ट्विस्ट क्या आता है? जब पैटी बताता है कि 2 नए लोग रहने आ रहे हैं तो स्टैनले वेबर अचानक घबरा जाता है। क्यों? किस लिए? वो हम पढ़ेंगे। वो बज़ाहिर गंदा और सुस्त है कौन? स्टैनले वेबर, लेकिन इस खबर से इसके अंदर का छुपा हुआ खौफ बाहर आ जाता है। मैं कहती है कि आज स्टैनले की सालगिरह है, बर्थडे है, हालांकि स्टैनले इसे साफ इनकार करता है। यानी कि वो कह रही है तुम्हारी बर्थडे है, और जिसकी बर्थडे है वो कह रहे हैं नहीं आज मेरी बर्थडे नहीं है। एक्ट के आखिर में गोल्डबर्ग और मैककेन दाखिल होते हैं। ये वो दोनों हैं
कैरेक्टर्स हैं जिसके बारे में मैग और पैटी बात कर रहे थे कि 2 और लोग यहाँ पर रहने को आ रहे हैं, लेकिन स्टैनले वेबर उनके आने की खबर सुनकर थोड़ा-सा हड़बड़ा जाता है। आगे पढ़ते हैं। अब हम कहाँ पर थे? एक्ट के आखिर में गोल्डबर्ग और मैककेन एंटर होते हैं। वो बज़ाहिर तो बहुत तमीज़दार हैं, लेकिन इनकी आमद से व्यूअर्स ऑडियंस को महसूस होता है कि अब कुछ बुरा होने वाला है। नेगेटिव लोगों की वाइब से ही इंसान को फीलिंग्स ऐसी क्रिएट कर दी जाती हैं कि हमें पता चल जाता है कि अब कुछ ना कुछ ट्विस्ट या फिर कुछ ना कुछ नेगेटिविटी फैलाने वाले कुछ लोग आ गए हैं और अब ड्रामा में ट्विस्ट आने वाला है और ड्रामा अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ने वाला है। एक्ट 2 को हम टाइटल दे सकते हैं ज़हनी तशद्दुद, साइकोलॉजिकल टॉर्चर और हम कह सकते हैं सेलिब्रेशन भी। किस तरह से? मैग स्टैनले की सालगिरह की तकरीब यानी सारा सज जाती है, सेलिब्रेट करने की तैयारियां करती है। यहाँ गोल्डबर्ग अपनी मीठी बातों से मैग का दिल जीत लेता है, जबकि मैककेन खामोशी से कागज़ के टुकड़े फाड़कर अपनी घबराहट को जाहिर करता है। इस एक्ट का सबसे अहम हिस्सा इंटेरोगेशन है। इंटेरोगेशन मतलब पूछगछ है, जहाँ गोल्डबर्ग और मैककेन स्टैनली को घेर लेते हैं। वो इससे ऐसे सवालात करते हैं जिनका कोई सर पैर नहीं होता, जैसे तुमने अपनी बीवी को क्यों मारा या नंबर 84 क्यों मौजूद है। इसका मकसद पर्पस सिर्फ और सिर्फ स्टैनली को जहनी तौर पर तोड़ना है। पार्टी शुरू होती है, रोशनी चली जाती है और अंधेरे में चीखें सुनाई देती हैं। जब रोशनी आती है तो स्टैनले लोलो को मारने की कोशिश कर रहा होता है। वो अब पहले वाला स्टैनले नहीं रहा, बल्कि एक वहशी और खौफजदा इंसान बन चुका है। किस तरह, कैसे, क्यों, ये सब उसके साथ किसने किया? वो एक आम इंसान से दहशत और वहशी वाले इंसान में किस तरह से ट्रांसफॉर्म हुआ? हम किसी तरह से कह सकते हैं कि यानी कि वेबबर्ग और मैककेन का इसमें हाथ ज़रूर हो सकता है। किस तरह से, वो तो हमें एक्ट 3 के स्टार्ट और इस ड्रामा की एंड में ही पता चलने वाला है। एक्ट 3 इसको हम टाइटल दे सकते हैं मुकम्मल शिकस्त यानी टोटल डिफीट। अगली सुबह मैग अभी इसी वहम में है कि कल की पार्टी बहुत शानदार थी, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इसे अंदाज़ा ही नहीं कि ऊपर वाले कमरे में क्या हो रहा है। लोलो गोल्डबर्ग पर इल्ज़ाम लगाती है कि इसने रात का फ़ायदा उठाया, लेकिन गोल्डबर्ग इसे डांट कर भगा देता है। स्टैनले को नीचे लाया जाता है। अब इसने सूट पहना हुआ है, ऐनक टूट चुकी है और वो बिल्कुल खामोश है। वो बोलने की सलाहियत खो चुका है। पैटी इसे रोकने की आखिरी कोशिश करता है और एक आखिरी कमज़ोर सी कोशिश करता है और कहता है, स्टैनले, इन्हें अपनी ज़िंदगी का फैसला मत करने दो। लेकिन गोल्डबर्ग और मैककेन इसे ज़बरदस्ती गाड़ी में डालकर ले जाते हैं। ड्रामे का एंड बहुत तकलीफदेह है, क्योंकि मैग अब भी अपनी धुन में मगन है और पैटी इसे सच छुपाता है ताकि इसका दिल न टूटे। ये दिखाता है कि अथॉरिटी ने एक फर्द को कुचल दिया और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। अब हम वो क्वेश्चन करेंगे जो हर सुनने और पढ़ने वाले के दिमाग में ज़रूर आते हैं। स्टैनली ने लोलो के साथ अजीब सलूक क्यों किया एक्ट 2 में? एक्ट 2 के आखिर में जब रोशनियां चली जाती हैं तो स्टैनली लोलो पर हमला करने की कोशिश करता है। इसकी 2 बड़ी रीजंस हैं। मेंटल ब्रेकडाउन। फर्स्ट वन, गोल्डबर्ग और मैककेन ने स्टैनली से जो लंबी और खौफनाक पूछगछ की थी, इसने स्टैनली के दिमाग को मफलूज कर दिया था, यानी फ्रीज कर दिया था। वो इस वक्त शदीद जहनी दबाव और पागलपन की कैफियत में था, कंडीशन में था, जहाँ इसे सही और गलत की तमीज़ नहीं रही थी। और वीवर्स, वो खुद को सेकंड रीज़न थी फीलिंग ट्रैप्ड। स्टैनली को महसूस हो रहा था कि वो इस कमरे और इस हालात में कैद हो चुका है। इसका तशद्दुद दरअसल इसके अंदर के खौफ और बेबसी का एक रिएक्शन था, जो बदकिस्मती से किस पर निकला? लोलो पर। अब दूसरा क्वेश्चन, गोल्डबर्ग और मैककेन इसे गाड़ी में क्यों लेकर जा रहे थे? हेरोल्ड पिंटर ने ये कभी क्लियर नहीं किया कि ये 2 लोग कौन थे, लेकिन ड्रामे के कॉन्टेक्स्ट से हमें एक तरह का हिंट मिलता है। पावर ऑफ द सिस्टम। गोल्डबर्ग और मैककेन किसी नामालूम इंस्टीट्यूशन या अथॉरिटी को सिंबलाइज करते हैं। स्टैनले शायद इस इंस्टीट्यूट से भागकर इस छोटे से घर में छुपा हुआ था। वो इसे वापस उसी इंस्टीट्यूशन में लेकर जा रहे थे ताकि इसे दोबारा काबू में किया जा सके। इसे
रीप्रोग्राम किया जा सके। दूसरी वजह ये भी आती है कि वो इससे इसलिए ले गए ताकि इसकी बच्ची खुशी, इंडिविजुअलिटी, इनफरादियत, आइडेंटिटी को ख़त्म कर दिया जाए। एक्ट 3 में इसे सूट पहना कर ले जाना इस बात की सिंबल है कि अब इसे माशरे के एक ऐसे स्ट्रक्चर में ढाल दिया गया है जहां वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोल सकता, बस एक बेजान मशीन बन चुका है। वीवर्स, इन शॉर्ट, स्टैनले का अजीब रवैया इसकी जहनी शकीस थी, और इन दोनों का इसे ले जाना इस बात की सिंबल है कि ताकतवर निज़ाम हमेशा इस शख्स को कुचल देता है जो इससे बगावत करने या अलग रहने की कोशिश करता है। अब हम पढ़ेंगे कि हमें आखिरकार इससे मैसेज क्या मिलता है। मोरल मैसेज, ये ड्रामा खबरदार करता है कि अगर इंसान अपनी आइडेंटिटी और इंडिविजुअलिटी के लिए खड़ा ना हुआ तो सोसाइटी या पॉलिटिकल पावर्स इसे कुचल कर एक बेजान मशीन बना देती हैं। मैग का किरदार सिखाता है हकीकत से नजरें चुराना या खतरे को नज़रअंदाज करना मसले का हल नहीं, बल्कि ये तबाही को दावत देता है। पैटी का किरदार ये दिखाता है कि महज खामोश तमाशाई बने रहना काफ़ी नहीं, जब जुल्म हो रहा हो तो एट द स्पॉट उसे क्रिटिसाइज करें, और जालिम की मदद करना बिल्कुल खामोश रहने के बराबर ही है। आई होप व्यूवर्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, सो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।